हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है उपसहसंयोग यौगिक। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोग यौगिक किसे कहते हैं और द्विक लवण किसे कहते हैं, और ये दोनों ही योगात्मक यौगिक के प्रकार हैं। तो उससे पहले योगात्मक यौगिक पढ़ते हैं ना। उपसहसंयोग यौगिक और द्विक लवण पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, योगात्मक यौगिक। तो ये जान लेते हैं योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, योगात्मक यौगिक। तो चलिए जानते हैं कि योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तो नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। किसमें बेटा, जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण संयुक्त होते हैं। जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तो नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और इन यौगिकों को ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को ही क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे पोटास एलम के निर्माण की बात किया जाए, फिटकरी के निर्माण की बात किया जाए तो कैसे होता है फिटकरी का निर्माण, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइज प्लस 24H2O इज इक्वल टू क्या बनता है, इज इक्वल टू देखिए क्या बनेगा, बन जाता है आपका K2SO4, चले इज इक्वल टू क्या बनेगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइज इंटू 24H2O इंटू कितना 24H2O। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दो या दो से अधिक लवण है। ये देखिए पोटेशियम सल्फेट है और एल्युमिनियम सल्फेट है। ये देखिए साधारण आणविक अनुपात में जब संयुक्त होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, पोटास एलम यानी फिटकरी के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। नए यौगिक का क्रिस्टल प्राप्त होता है और इस यौगिक को ही क्या कहते हैं, इस यौगिक को ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए CuSO4 प्लस 4NH3 और प्लस H2O, तो ये क्या बनाता है, क्या बनेगा, CuNH3 4SO4 इंटू कितना H2O, ठीक है, इंटू कितना बच जाएगा H2O। ये भी देखिए कॉपर सल्फेट और अमोनिया साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होकर ये देखिए एक नए यौगिक का क्रिस्टल बना रहे हैं, और इस क्रिस्टल को ही, इस यौगिक को ही क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों को ही क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तो अब जानते हैं कि योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, द्विक लवण, ठीक है। और दूसरा क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है ना। दूसरा है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विक लवण किसे कहते हैं, ठीक है।
ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं अर्थात जलीय विलयन में वे सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम, जैसे फिटकरी की बात किया जाए यानी K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O की बात किया जाए तो यह किस में टूटता है? ये आपका टूट जाता है K पे 1+ और SO4 पे डबल माइनस और Al पे 3+ और H पे 1+ और O पे डबल माइनस। हाँ, ये सरल आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक ना। जब इसे जल में घोला जाता है, जब फिटकरी को जल में घोला जाता है तो यह जलीय विलयन में K+ SO4 डबल माइनस Al पे 3+ सरल आयनों में विभक्त हो जाता है। इसलिए ये जो फिटकरी है ये क्या है? एक द्विक लवण है। जो फिटकरी है वो किसके अंतर्गत आता है? द्विक लवण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? द्विक लवण के। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने क्या कहा? ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण। अब इसके बाद आ गई बात किसकी? उपसहसंयोजक यौगिक की। तो चलिए जानते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसका अपोजिट है, द्विक लवण का जस्ट अपोजिट है, ठीक ना। वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त नहीं होते। वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त नहीं होते। वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। एग्जाम्पल में अगर लिया जाए CuNH3 4SO4 इंटू H2O, अगर इसकी बात किया जाए तो ये किस में टूटता है? जब ये टूटता है तो ये CuNH3 पे कितना 2+ और SO4 पे डबल माइनस आयनों। जब ये यौगिक टूटता है तो ये CuNH3 पे डबल प्लस और SO4 पे डबल माइनस आयनों में टूटता है। यहाँ पे देखिए ये SO4 सरल आयन तो है, लेकिन ये देखिए CuNH3 पे डबल प्लस, ये सरल आयन नहीं, एक जटिल आयन। जटिल मतलब बड़ा आयन ना, एक जटिल आयन है, संकुल आयन है। क्या कहते हैं? संकुल का मतलब जटिल होता है। ये क्या है? संकुल आयन है, जटिल आयन है। इसलिए ये जो यौगिक है ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है। ये जो यौगिक है ये कैसा यौगिक है? एक उपसहसंयोजक यौगिक है। तो हमने ये उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा में क्या बताया? ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं अर्थात सरल आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, मजा आए तो ठोक के लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो फटाफट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद।